नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 8वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि मिस मालती ओंकार नाथ को अपनी बातों में ऐसा उलझाती हैं कि वो उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं और अंत में शराब भी पी लेते हैं। इस तरह मिस मालती शर्त जीत जाती हैं। पार्टी चल ही रही थी कि अचानक एक अफगान हथियार लेकर आ जाता है और मिस मालती को अपने साथ चलने को कहता है। उसकी एक ही शर्त थी कि या तो उसे 1000 रुपये दिए जाएं या वो मिस मालती को अपने साथ जबरन ले जाएगा। अब तक जो लोग मिस मालती के दीवाने हुए जाते थे, अब उनसे 1000 रुपये निकालने के लिए बहस कर रहे थे। उनकी आशिक मिजाजी का यह बदला रंग देखकर मिस मालती भी हक्की बक्की रह गई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए गोदान का 8वां भाग। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों की उसमें विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो यह प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियाँ और झांसे। पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनावन कराना और नाना प्रकार की फरमाइशें करके उल्लू बनाना। ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हुए जाते थे। सबसे सुंदर दृश्य वह था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूलें करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले से लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आएं, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो गए, केवल वे ही लोग बचे रहे जिनके राय साहब से घनिष्ठ मित्रता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकी और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेख माला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सब के सब छंटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूँछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर? इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह? इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। और यह मेहता जो फिलॉसफर बना फिरता है, उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लाते हो, तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए या आपके घर का किराया किसके घर से आएगा, वह अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छोटे सांड बने दूसरे के खेत में मुँह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी हैं। तुम्हारी आँख तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बच्चा खेत में चलकर हल जोतो। तब देखें
तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है? और वह जो है मालती, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है। और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद्व विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, समाज और धर्म को गोली मारो, जीवन कर्तव्यों को पास न फटकने दो। बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा? माँ बाप से नहीं पतती, उन्हें धता बताओ। शादी मत करो, यह बंधन है। बच्चे होंगे, यह मोहपाश है। मगर टैक्स क्यों देते हो? कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते? उससे क्यों कन्नी काटते हो? जानते हो ना कि कानून की जरा भी अवज्ञा की तो बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपने भोग लिप्सा में बाधा नहीं पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार खां बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वह फुंकार भी मारेगा तो लहरें आने लगेंगी। उसे आते देखो तो दुम दबा कर भागो। यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज़ से भी कांपते थे। लेकिन मिस मालती जा रही थी तो वह कैसे रुक सकते थे? मिस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहाँ अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे। वहाँ का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से असामियों से एक संबंध भी तो हो जाता है और रौब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिसमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती? उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया, कहार, खिदमतकार सब साथ चलें, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखों मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडिया और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल सामग्री बताते जाइएगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और वहीं दरख्त के साए में खर्राटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमालाएं दौड़ी चली आ रही थीं। सड़क भी पेचदार होती जाती थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर वेग से नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल, निस्पंद। कगार पर एक घने वटवृक्ष की छाह में कारें रोक दी गईं और लोग उतरे। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाए। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट आते, लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत से मामले में बातें करनी थी। खुर्शीद और तनखा बच रहे। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर
मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम तो ले लेने दो। मेहता मुस्कराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई। थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ ना आ जाए, हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने ना आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा, यह मैं न जानता था। फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया। झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूँ। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं नहीं बैठ सकता। तब तो तुम मुझे मार ही डालो। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? मैं न जानती थी तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ देर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरी पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूँ तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। मालती ने झेंपते हुए कहा, तुम कोरे फिलोसफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधों पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को शाप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं 10 मिनट की मोहलत देता, अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ते हुए बोली, फिलोसफरों की शायद हृदय नहीं होता। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यूँ न छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता एक झटके से हाथ छुड़ाकर आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ, नहीं तो मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम निकल गए तो झुंझला कर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न जानती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरों ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों से लगती थीं। धार में इतना वेग था कि लहरें उछली पड़ती थीं। सूर्य मध्याह्न तक आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थीं। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ेगा। क्यों? उस पार चलेंगे, वहीं तो शिकार मिलेंगे। धारा में कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ, आप चाहिए, मुझे अपनी जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव साधते हुए चले। जो जो आगे जाते थे
पानी गहरा होता जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी न हुई थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी, धार तेज है। कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथों से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, होने दो, तुम्हें यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मैं तुम्हारे पास ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी न देखा था, बिल्कुल पत्थर हो। खैर, आज सता लो जितना सताते बने, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए। वह बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रेकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया। बंदूक कनपट्टी से कंधों पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधों पर बैठा लिया। मालती अपने पुलक को छिपाते हुए बोली, अगर कोई देख ले? भद्दा तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यहीं पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या ना हो? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल रंज न होगा। मेहता ने आहत स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छिपाऊँ? सच कहती हूँ मालती। तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊँगा। पानी मेहता की गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक ना आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता, ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ, नहीं मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंब और शक्ति की जरूरत थी वह और कहाँ मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती प्रसन्न होकर बोली, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा न मिल जाए। तुम समझते होगे यह कितनी स्वार्थहीन है। मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई। क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है। तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन न पटे। मेहता मुस्कराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो और जो मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काठ कठोर से कौन विवाह करेगा?
रात दिन जलाकर मार डालोगे। मालती ने मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती, मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतःस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होंगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे ज़रूरत नहीं। मालती ने होंठ सिकोड़कर ऊपर को सांस खींचते हुए बोला, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्करा कर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही नेताओं और विद्वानों को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर से भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियाँ निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। दोस्तों, उपन्यास का 8वां भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।